नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे, जो विभिन्न एग्जामों जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, स्टेट पीसीएस आदि में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो वीडियो के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तावना में शामिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन था, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो वो था रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है? व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेकुलर? तो क्या है, सरकार की नज़र में सभी धर्म समान है, यानी ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट। ये सही है। अगला प्रश्न है, किस मामले में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? यानी इन विच केस इट वाज डिसाइडेड दैट प्रीएम्बल वाज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, यह बेरुबारी केस में लिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है? हु सेड दैट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो अर्नेस्ट बार्कर ने कहा। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है दोस्तों, किसने क्या टिप्पणी की थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से ली गई है? द लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, किससे? तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस वाक्यांश से शुरू होती है? तो द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द फ्रेज, किससे? तो हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे शुरू होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया? द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, तो 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो इन विच केस इट वाज स्टेटेड दैट प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो केशव नंदा भारती बनाम केरल राज्य मामला, यानी केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में जो कि 1973 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मुलेशन किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स इन द प्रीएम्बल एम्फसाइजेस द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन? तो क्या करता है? फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रभाव को दर्शाती है? द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, यानी द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में व्यक्ति की गरिमा वाक्यांश किसने पेश किया था? हु इंट्रोड्यूस द फ्रेज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो के एम मुंशी ने इंट्रोड्यूस किया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान में गणतंत्र शब्द क्या दर्शाता है? व्हाट डज द वर्ड रिपब्लिक सिग्निफाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारत में एक निर्वाचित प्रमुख होता है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। तो इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट। तो गणतंत्र उसे उसे कहते हैं जहाँ का जो हेड होता है वो इलेक्टेड होता है, जो इंडिया में प्रेसिडेंट है, जिनका इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। आगे हम इसे देखेंगे। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित सुनिश्चित करते हैं? तो द डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 39 के अंदर क्या सिक्योर करता है? तो मैन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी पुरुष और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधन और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का समान अधिकार देता है। किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है? Who said that the preamble is the horoscope of our sovereign democratic republic? तो किसने कहा था? तो के एम मुंशी ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक राज्यों का संघ है जो बताता है कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों का संघ वाक्यांश को परिभाषित किया गया है? तो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट विच डिस्क्राइब्स दैट इंडिया हैज नो राइट टू सक्सीड फ्रॉम द यूनियन अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट हैज बीन डिफाइंड। तो किस आर्टिकल के अंदर? तो आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 के अंदर डिफाइन किया गया। अनुच्छेद 3 संसद को किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। इस संबंध में विधेयक पेश करने के लिए क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है?
Article 3 empowers the parliament to alter the boundary of any state. In this regard, is it necessary to take prior permission of president to introduce the bill regarding it? तो पूर्व अनुमति आवश्यक है, यानी prior permission is required. तो उस बिल या उस विधेयक को लाने के लिए prior permission चाहिए. तो इस संबंध में राज्यों का सुझाव संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है दोस्तों. तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को जिसके लिए ये किया जा रहा है, सपोज कोई पर्टिकुलर स्टेट है इंडिया का, उस स्टेट की बाउंड्री चेंज की जानी है, यानी उस स्टेट से कार्व करके कोई और स्टेट बनाना है, तो इसमें राज्यों का जो सुझाव होता है, संसद हालांकि राज्यों को भेजती है इसके रिगार्डिंग में, लेकिन वो जो सुझाव है वो संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है, उसे नहीं भी कंसिडर कर सकती है. और इस संबंध में विधेयक संसद द्वारा साधारण बहुमत से पास किया जाता है, यानी मेजोरिटी से पास किया जाता है. अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करने के लिए जेबीपी समिति का गठन किया गया था. समिति के सदस्य कौन थे? तो टू कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी भाषा के आधार पर जेबीपी कमिटी वाज फॉर्म्ड. हु वेयर द मेंबर्स ऑफ द कमिटी? तो कौन कौन थे? तो जे से जवाहरलाल नेहरू, आप याद रखिएगा, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पिताब सीतारामैया. 1953 में बना पहला भाषाई राज कौन था? तो वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था. तो हु हैड बिकम द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट टू बी क्रिएटेड इन 1953? तो दैट वाज आंध्र प्रदेश. अब इसकी में कुछ पॉइंट है दोस्तों. 56 दिनों के आंदोलन के बाद पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद मद्रास से तेलुगु बहुल आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ. अगला प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग के सदस्य कौन थे? तो हु वेयर द मेंबर्स ऑफ द फजल अली कमीशन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स? तो फजल अली तो थे ही, फिर के एम पनिकर और एच एन कुंजरू. तो अक्सर दोस्तों मेंबरशिप पे सवाल पूछता है, तो आप इसे याद रखिए कौन कौन से थे. फजल अली, के एम पनिकर और एच एन कुंजरू. किसके? तो फजल अली आयोग के. वो किससे रिलेटेड था? तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए. मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इन हाउ मेनी पार्ट्स एंड आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वर देयर इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, यानी 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे. भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भूमि स्वामित्व, भूमि कर और रेलवे से संबंधित थी? तो 9वीं अनुसूची, यानी 9th शेड्यूल. संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो पार्ट 2 में, यानी भाग 2 में. इसमें शामिल है अनुच्छेद 5 से 11 तक, जो कि नागरिकता से संबंधित है. किस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि खनन के लिए आदिवासी भूमि का निजी पक्षों को हस्तांतरण असंवैधानिक, असामान्य और निष्क्रिय है? In which landmark judgment Supreme Court stated that the transfer of tribal land to private parties for mining is unconstitutional, void and inoperative? तो समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, यानी समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इस केस में है. दोस्तों कुछ केसेस हैं, जैसे बेरूबारी केस है, मिनरेवा मिल्स केस है, कोलियो केस है, केशव नंदा भारती केस है, गोलकनाथ केस है. ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इस केसेस से क्या रिलेशन था, कौन कौन सी चीजें सामने आई थी, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा. निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा शामिल नहीं है? अंग्रेजी शामिल नहीं है, हिंदी संस्कृत शामिल है, संस्कृत शामिल है, उर्दू शामिल है. कोयलो मामला, यानी कोयलो केस, भारतीय संविधान किस अनुसूची से संबंधित था? तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है. भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किसके प्रधानमंत्रित्व के काल में लागू की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू का. यानी कि द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू. आर्थिक नियोजन संविधान की किस सूची में शामिल है? तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्करेंट लिस्ट में. तो दोस्तों 3 टाइप की लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, सेंट्रल लिस्ट होता है और कॉन्करेंट लिस्ट होता है. स्टेट लिस्ट जिसमें कि स्टेट यानी राज्य सरकारें कानून बनाती है, यूनियन लिस्ट यानी कि जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, संवर्धित सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें क्या होता है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन इसमें प्रिवेलिंग जो अथॉरिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, यानी केंद्रीय सरकार की होती है. अगला प्रश्न है, शिक्षा जो शुरू में राज्य का विषय था उसे संविधान द्वारा संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया. तो एजुकेशन विच वॉज इनिशियली अ स्टेट सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर टू द कॉन्करेंट लिस्ट बाय द, किसके द्वारा किया गया? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 42वां संशोधन अधिनियम. सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था किस सूची का विषय है? पब्लिक हेल्थ, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर इज ए सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? तो स्टेट लिस्ट, यानी पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट में है, पुलिस भी स्टेट लिस्ट में और पब्लिक ऑर्डर भी स्टेट लिस्ट में.
भारतीय संविधान की सूची में पंचायती राज का विषय शामिल है, तो स्टेट लिस्ट में है। इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड, यानी कि स्टेट लिस्ट में। संविधान की 7वीं अनुसूची में विवाह, तलाक और गोद लेने को किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया? मैरिज, डाइवोर्स एंड एडॉप्शन आर एंट्री इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच लिस्ट? तो कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी कि मैरिज, डाइवोर्स और एडॉप्शन रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, लेकिन इसमें प्रिवेलिंग होगा केंद्र सरकार अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आया तो। भारतीय संविधान की इस अनुसूची में कई राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। तो विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज इन सेवरल स्टेट्स? तो 5वां यानी 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान इनमें से किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? तो प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो मणिपुर में अप्लाई नहीं है, तो किसमें अप्लाई है? असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, और 4th स्टेट है कौन? मिजोरम। तो आप याद रखिएगा ATMM, इसमें मणिपुर इंक्लूडेड नहीं है। कौन कौन है? मेघालय है, मिजोरम है, असम है और त्रिपुरा है। अनुच्छेद 12 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो इसमें एक्चुअली पूछा गया दोस्तों कि इसमें थोड़ा मिस्टेक है, आप किस अनुच्छेद के तहत पूछा गया? अनुच्छेद 12 नहीं होगा। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया अनुच्छेद 243 के तहत। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 किससे संबंधित है? तो चुनाव से, यानी इलेक्शन से संबंधित है। भाग 15 में कौन कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 324 से 329 तक, तो ये किससे? इलेक्शन से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है? तो विच आर्टिकल डील्स विद एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो अनुच्छेद 124 यानी आर्टिकल 124। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू राइट टू इक्वालिटी। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, आर्टिकल 74 इज रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, आर्टिकल 36 इज रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ऊपर के सभी सही है दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण प्रदान किया गया है? अंडर विच आर्टिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन हैज बीन प्रोवाइडेड? तो अनुच्छेद 22 यानी आर्टिकल 22। सही कथन खोजें। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो आर्टिकल 54 डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट कहता है, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति से संबंधित है, आर्टिकल 75 इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, आर्टिकल 155 इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, आर्टिकल 164 इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ऊपर के सभी सही है, आप इसे दोहरा लीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वयस्क मताधिकार यानी वोट का अधिकार प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट टू वोट एडल्ट सफरेज फॉर इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा? तो अनुच्छेद 326 यानी आर्टिकल 326 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रिट क्षेत्राधिकार संबंधित है? तो अनुच्छेद 226। तो दोस्तों रिट जुरिडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को दी गई है, तो उसमें रिट्स का वायलेशन होने पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पर्सन जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट में भी जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के द्वारा दिया गया है। तो जो रिट्स है दोस्तों वो 5 प्रकार के हैं, हैबस कोर्पस, मैंडामस, सर्टोरारी, क्यू वारंटो और मैंडामस। ये 5 प्रकार के हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय से संबंधित है? विच आर्टिकल्स डील विद द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG से? तो अनुच्छेद 76 जो है भारत का अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है, और अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति सुनिश्चित की गई है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क हैज बीन इंश्योर्ड? तो आर्टिकल 42 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसे याद रखिएगा। संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान रखा गया है? तो भाग 18 में यानी पार्ट 18 में रखा गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो स्टार्ट होता है वो 36 से स्टार्ट होता है।
36 से 52 तक स्टार्ट होता है, और 12 से 35 हमारा फंडामेंटल राइट्स है, आप इसे याद रखिएगा। संविधान किस भाग में आपातकालीन प्रावधान रखा गया? तो पार्ट 18 में, यानी इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 में रखा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत की घोषणा किस रूप में की गई है? तो एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब प्रस्तावना का जो स्टेटमेंट है दोस्तों, जिसमें कि पूरा डिटेल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved India into resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, और उसमें और भी बाकी सारे टर्म्स है, तो आप याद रखिएगा, वो बार बार पूछता है एग्जाम में। भारत का संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रदान करता है? तो संसदीय स्वरूप, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म की। यानी व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। जो यूएसए का है दोस्तों, वो है कौन सा? प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। तो भारत का पार्लियामेंट्री फॉर्म है। कि शासन प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेटर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। राष्ट्रपति सरकार में सभी कार्यकारी शक्तियां निहित होती है। तो इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्टेड इन राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट में, जो करंटली यूएसए में है अभी। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? लोग, द पीपल। तो प्रस्तावना कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो किससे अथॉरिटी डिराइव की गई है? तो हम लोगों से अथॉरिटी डिराइव की गई है। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो द फंडामेंटल राइट्स इंसाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यानी बिल ऑफ राइट्स उसे बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया गया है। अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल संविधान से कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है? विच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो संपत्ति का अधिकार, यानी राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31, उसको हटा दिया गया है हमारे फंडामेंटल राइट से। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध संविधान किस अनुच्छेद द्वारा ग्रांटीकृत है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर इज ग्रांटेड बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो अनुच्छेद 23, यानी आर्टिकल 23 के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न से, कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशी नागरिकों को नहीं? तो विच आर द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट द फॉरेन नेशनल्स? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। आप इसी सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29 और 30। तो अनुच्छेद 15 बोलता है दोस्तों, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव को रोकता है, यानी प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी वन ऑफ देम, ये आर्टिकल 15 बोलता है। अनुच्छेद 16 कहता है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अनुच्छेद 19 बोलता है यह नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, शांतिपूर्ण एकत्र होने, संगठन बनाने, स्वतंत्र रूप से घूमने और अपना पेशा चुनने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो ऐसे देखते हैं, इट गारंटीज द citizens the freedom to express their opinion, assembly peacefully, association, move freely, practice their profession। अनुच्छेद 29 बोलता है भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का अधिकार है। एनी क्लास ऑफ सिटीजन्स रिसाइडिंग इन इंडिया हैज द राइट टू प्रिजर्व एंड प्रमोट इट्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। अनुच्छेद 30 बोलता है अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी प्राथमिकता के शैक्षणिक संस्थानों को विकसित करने और प्रतिबंधित करने के अधिकारों की रक्षा करता है। तो आर्टिकल 30 प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज टू डेवलप एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर प्रेफरेंस। तो कौन कौन सा है दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नागरिकों को प्राप्त है? तो 15, 16, 19, 29 और 30। कौन सा मौलिक अधिकार संघ या यूनियन बनाने का अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार संघ या यूनियन बनाने का अधिकार की गारंटी देता है? विच फंडामेंटल राइट गारंटीज द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन? हमने अभी देखा, अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। शिक्षा का अधिकार 2009 संविधान किस अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत है? तो अनुच्छेद 21A के तहत गारंटीकृत है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी, या अनुच्छेद 21A है, तो उसके तहत गारंटीकृत है। अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है जब आपातकालीन की घोषणा की जाती है। तो राइट टू फ्रीडम एज अंडर आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेड अंडर
तो युद्ध या बाहरी आक्रमण, वार या एक्सटर्नल एग्रेशन। दोस्तों 3 केसेस होते हैं इसमें कि इमरजेंसी लगाई सकती है। वार, अगर किसी दूसरे देश के साथ वार हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी दूसरा कंट्री अगर एक्सटर्नल एग्रेशन दिखाए, या आर्म रिबिलियन, जिसे पहले इमरजेंसी के टाइम पर इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जाता था, तो उसे रिप्लेस कर दिया गया आर्म रिबिलियन से। तो वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में अनुच्छेद 19 स्वतः सस्पेंडेड हो जाता है, लेकिन आर्म रिबिलियन के केस में नहीं, आप याद रखिएगा, है ना। संविधान में राज प्रतीक को कब अपनाया गया है? व्हेन वाज द स्टेट एम्बलम वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। राष्ट्रगान के गायन की अवधि क्या है? तो 52 सेकंड है। जन गण मन। राष्ट्रीय ध्वज पर चक्र किसका प्रतीक है? तो न्याय का यानी जस्टिस का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है और इसे संविधान में कब अपनाया गया? द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच संवत एंड व्हेन वाज इट अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो शक संवत पर आधारित है और 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का गठन किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर वेयर झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड फॉर्म? तो वर्ष 2000 में। तो झारखंड को बिहार से अलग किया गया, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। अगला प्रश्न, संविधान किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड? तो अनुच्छेद 12 से 35 यानी आर्टिकल्स 12 to 35। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत है? तो राइट टू फ्रीडम गारंटीड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल्स? तो अनुच्छेद 19 से 22 की ओर। तो स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम उसे गारंटीड है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज बीन गारंटीड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत यानी अंडर आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। अगला प्रश्न, निजी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना किस प्रकार की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? फ्लाइंग द नेशनल फ्लैग ऑन प्राइवेट बिल्डिंग्स फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ फ्रीडम? तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मौलिक अधिकार है जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफेबल अंडर समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निहित समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी इंसाइड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, बिल्कुल है। इक्वल अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है। और सामाजिक समानता यानी सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी पे बेस्ड नहीं है। मौलिक अधिकारों को कौन सा प्रावधान सीधे तौर पर बच्चों के शोषण से संबंधित है? विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन? तो अनुच्छेद 24 यानी आर्टिकल 24 है। अगला प्रश्न है, मद्रास राज्य बनाम चंपकम द्वैराजन मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज अमेंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकरम द्वैराजन केस? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार यानी इट राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? Which article of the Constitution of Indian Republic relates to the protection of life and personal liberty? तो अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो आर्टिकल 21 है। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अधीन नहीं है। तो ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद। तो संविधान ये क्या है कि ये जो है पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी, ये अनुच्छेद 25 जो है उसके उसके अपवाद में है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन लोगों को अलाउड है, लेकिन वो पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी को ध्यान में रख के होना चाहिए। तो ह्यूमनिज्म इसमें नहीं है एक्सेप्शन में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिखों द्वारा कृपाण पहनना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वियरिंग कृपान्स बाय सिख इज डीम्ड एज अ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? तो अनुच्छेद 25 यानी आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम टू प्रोफेस प्रोपगेट द रिलीजन
तो इस तरह से वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की यानी स्वतंत्रता देता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उस पर आधारित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संदर्भित करता है, तो हमने देखा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघीय राज्य है? हु सेड दैट इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट? तो केसी वेहरे ने कहा है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? हु टर्म्ड इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? तो जी ऑस्टिन ने कहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इस सेंस में दोस्तों कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है उसके बीच में सामंजस्य स्थापित होता है, उसमें उसके बीच में कॉपरेशन स्थापित होता है, जिसमें सेंटर मॉनिटरिंग करती है कि किसी भी स्टेट में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये एक पार्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में किसने कहा कि भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता के बीच एक आदर्श संतुलन है? इन रिलेशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी? तो केसी वेरिए ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वो धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद के लिए सत्य है? ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. The statement holds true for which article of the constitution? तो अनुच्छेद 30 के तहत कहता है, इंपॉर्टेंट है। संविधान में किसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है? तो इन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिगार्डेड एज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट कौन है? जुडिशरी है। इसमें आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत एक पर्सन जिसके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हुआ है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकता है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जा सकती है? तो हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस क्या है? जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। एक प्राचीन सामान्य कानून रिट न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा जारी की गई है, जिसमें किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने वाले को किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए न्यायालय के समक्ष व्यक्ति को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों टू हैव द बॉडी ऑफ। तो हैबेस कॉर्पस उससे रिलेटेड है। मिनर्वा मिल्स, अगला प्रश्न है, मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला क्या है? व्हाट इज मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस? तो न्यायालय ने फैसला दिया कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति संविधान द्वारा सीमित है और मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया सकता है। The court ruled that the power of the parliament to amend the constitution is limited by the constitution and basic structure cannot be amended। यानी कि पार्लियामेंट द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है तो ऐसा कानून होना चाहिए जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे के साथ कोई छेड़खानी ना करे। अगला प्रश्न है, किस मामले में अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाकर शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था? The scope of Article 21 was expanded to include right to education in which case? तो उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में संपत्ति का अधिकार है। एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया इज ए कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट है। पहले ये फंडामेंटल राइट था तो उसे रिमूव कर दिया गया है, तो अभी वो कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन? तो कानून के समान संरक्षण का अधिकार यानी इक्वल प्रोटेक्शन, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये किसके अंदर आता है दोस्तों? आर्टिकल 14 के अंदर आता है। अब एक एक करके देखते हैं। हमने कहा था कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो है सिर्फ इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है, ये फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है तो आर्टिकल 15 के अंदर आता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंदर आता है। और संस्कृति और शैक्षिक अधिकार कल्चरल एजुकेशनल राइट आर्टिकल 30 के अंदर आता है। तो इस तरह से हो गया दोस्तों। तो आर्टिकल 14 आप इजीली एलिमिनेट कर सकते। तो मैंने कहा था कि आपको याद रखना है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 आर्टिकल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। क्या है? तो एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट है। द राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 to 14 इज ए फंडामेंटल राइट। रोकथाम निरोध अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट द ट्रायल फॉर 3 months 3 महीने के लिए किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(4) आप याद रखिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 22। तो 22 का सबसेक्शन 4 कहता है कि निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले कोई भी कानून किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक अवधि के लिए हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देगा।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत खतरनाक रोजगार में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया था? द चाइल्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। हजार्डस एम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे कि मैच मेकिंग फैक्ट्री है, या अगरबत्ती की फैक्ट्री है, या पटाखों की फैक्ट्री है, या इस तरह के हजार्डस इंडस्ट्रीज होंगे, जैसे स्टील इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगे जहाँ पर हजार्ड होगा, तो वहाँ पर चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉयमेंट करना वो गलत होगा। तो ये किसके तहत है? तो अनुच्छेद 24 के तहत है, यानी आर्टिकल 24 के तहत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है? द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, यानी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दोस्तों हमें फंडामेंटल राइट से मिला है, तो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी किससे मिलेगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। विषय वस्तु और दिशा के आधार पर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड डायरेक्शन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर क्लासिफाइड इनटू सोशलिस्टिक, गांधीनियन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारत के संविधान में शामिल है, तो द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द, तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोस्तों ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आप याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए मौलिक है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री? तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोस्तों इसके बारे में कहा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, अपने पॉलिसी फॉर्मुलेशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं उसको वो कंसिडरेशन में डालेगी। तो इसी के लिए देश के शासन के लिए ये मौलिक है, फंडामेंटल है गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन को निम्नलिखित में से एक के रूप में सुनिश्चित किया गया। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि किसमें है? अनुच्छेद 39D में निहित है। समान कार्य के लिए समान वेतन। भारत पंचायती राज व्यवस्था की राजनीति निर्देशक के सिद्धांतों भाग 4 के तहत अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40, यानी पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप याद रखिएगा, पंचायती राज सिस्टम किससे है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से है, जो कि पार्ट 4 में है अंडर आर्टिकल 40। दोस्तों कुछ पंचायती राज के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो पंचायती राज को दोस्तों जो है थ्री टीयर गवर्नमेंट के रूप में देखा गया है, जो कि शेड्यूल 11 यानी अनुसूची 11 में रखा गया है। और इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 243, और जिसमें उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। आर्टिकल 40 में इसकी बात कही गई है, निर्धारित की गई है, और आर्टिकल 243 में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। और राजस्थान का नागौर एक पहला जिला था ऐसा जहां से पंचायती राज सिस्टम को शुरू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के अंदर 51% जो रिजर्वेशन है वो वुमेन कैंडिडेट्स को दिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन हैज बीन प्रोवाइडेड? तो अनुच्छेद 44 यानी आर्टिकल 44। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है, तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में जो अनुच्छेद 51 के तहत है, यानी कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4 निर्देशक तत्वों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद को जोड़ा गया? विच आर्टिकल्स वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कब हुआ था दोस्तों? 1976 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। टू द पार्ट 4 रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो क्या क्या जोड़ा गया? तो आर्टिकल 39A जो बताता है टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, यानी गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। आर्टिकल 43A बताता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। आर्टिकल 48A बोलता है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट, तो पर्यावरण सुरक्षा, रक्षा और सुधार करना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है, कौन से निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है? तो अनुच्छेद 40, 47 और 48, यानी आर्टिकल 40, 47, 48। तो अनुच्छेद 40 कहता है तो ग्राम पंचायतों को संगठन। अनुच्छेद 47 कहता है राज्य लोक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएगा तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेयों और दवाओं के सेवन पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 कहता है गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू तथा वाहक मवेशियों के वध पर रोक लगाएगा तथा उसकी नस्लों में सुधार करेगा, यानी स्लॉटर ऑफ काउस को प्रिवेंट करेगा। अनुच्छेद 48। ये 3 क्या है?
तो वो गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अंतिम प्रश्न है, राजनीति निदेशक के सिद्धांत एक चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार भुगतान किया जाता है। ये किसने कहा था? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। हु सेड इट? तो केटी शाह ने कहा था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दिए ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।